हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग ठीक हो? पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही है। CGL 2022-23 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हमने एक वीडियो डाल भी दी है और उसमें हमने बता दिया कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पढ़ाई का सिलसिला कैसा होना चाहिए, वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सिलेबस पैटर्न में बदलाव क्या हुआ, सब कुछ मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं सभी लोग CGL के पैटर्न से रूबरू हो चुके होंगे, उसकी हकीकत, उसकी काबिलियत से आप परिचित हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो जैसा कि 2022 में एक नया पैटर्न मेंस का जोड़ा है, पैटर्न बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को भी पसंद आया होगा और अब हम लोग उसी पैटर्न पे मेहनत करेंगे। देखिए, मेंस में भी रीजनिंग को अहमियत दी गई है, उसको भी वैल्यू दी गई है, तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपके साथ आपका प्यार ऐसे अगर बना रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसे बना रहा तो जल्द ही रीजनिंग का भी 10 का डोज आना स्टार्ट हो जाएगा। दोपहर 12 बजे रीजनिंग का डोज आएगा, सुबह 8 बजे मैथ का डोज आएगा और शाम को 8 बजे मैथ की क्लासेस कंटिन्यू वे में चलेंगी। कुछ तो करना पड़ेगा, मुझको भी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने बच्चे मैथ से डरते थे उनका डर भी ख़त्म करना है, क्योंकि CGL मेंस में मैथ का सिलेबस कम हो गया है, तो ये डर थोड़ा सा कम करना है। और मैथ तो हर एक कंपटीशन की ज़रूरत है, कोई ऐसा भी कंपटीशन है ही नहीं जिसमें मैथ की ज़रूरत ना हो। हर एक कंपटीशन में मैथ की अहमियत है, उसकी ज़रूरत है। अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो मैथ तो सीखनी ही पड़ेगी, वो चाहे रो के सीखो, चाहे गा के सीखो, चाहे हंस के सीखो, ये तो आपकी मजबूरी है। जॉब चाहिए तो मैथ आना ही चाहिए। तुम न मानो मगर ये हकीकत है, तुम न मानो मगर ये हकीकत है। गणित हर कंपटीशन की ज़रूरत है। तुम न मानो मगर ये हकीकत है, गणित हर कंपटीशन की ज़रूरत है। विपिन सर की क्लास में बैठ कर तो देखो, विपिन सर की क्लास में बैठ कर तो देखो, गणित की दुनिया कितनी खूबसूरत है, गणित की दुनिया कितनी खूबसूरत है। एक बार आप मैथ क्लास ज्वाइन करके देखो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको मैथ की हकीकत से परिचय करवा दूंगा। इतनी आसान होती है मैथ कि मैं इसके बारे में कितनी भी तारीफ करूं, मैथ से आसान सब्जेक्ट बना ही नहीं है। रीजनिंग इससे कठिन हो सकती है, लेकिन मैथ सबसे आसान होगी आपके लिए। एक बार आप मेरे साथ जुड़ के तो देखिए, आप एक बार मेरी क्लास ज्वाइन करके देखिए, मैं दावा करता हूँ मैथ से डर समाप्त हो जाएगा। 10 का डोज, देखिए 10 का डोज अगर आप ज्वाइन करते हो, जो हम लोग रेगुलर सुबह 8 बजे डिस्कस करते हैं, वो नए बच्चों के लिए नहीं है, वो उन्हीं बच्चों के लिए जो कंपटीशन निकालने वाले हैं, जो जॉब पाने वाले हैं, जो बिल्कुल लगातार डोज ले रहे हैं, उनको नौकरी मिलेगी। तो ये डोज उन्हीं के लिए चलता है, क्योंकि अगर उन्हें चैप्टर का नॉलेज ही नहीं है, नए बच्चों को जब चैप्टर के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं, तो आपको डोज में समझने में परेशानी होगी। आपके लिए जल्द ही चैप्टर वाइज क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी। निश्चिंत रहो, आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, मैथ सिखा के मानेंगे, हो कुछ भी जाए। तो 10 के डोज की शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। उसी बेहतरीन अंदाज में आपके साथ सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और मेहनत से पढ़ाई शुरू करते हैं 10 के डोज की। आज भी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। कल वैसे क्लास मेरी, आज क्लास होने वाली नहीं थी, बट मैंने सोचा कि एब्सेंट करना ठीक नहीं है, इसमें बच्चों का नुकसान होगा, इसलिए हम क्लास लेके आ गए। कुछ क्वेश्चनों के साथ आपके साथ मुलाकात करनी थी। आपसे जो दिल जुड़ चुका है ना, अब ये दूर होने का मन नहीं करता। आप लोगों के साथ जो मेरा दिल जुड़ चुका है, अब ये दूर नहीं कर सकता कोई भी। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। CGL 2022 के पेपर में प्रश्न आया, कहा 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। अब समझिएगा बाबू, 17,200 रुपये की राशि को हम 2 भागों में उधार देते हैं, एक ए को देते हैं, एक बी को देते हैं।
17,200 रुपए की राशि को हम दो भागों में उधार देते हैं, एक ए को देते हैं, एक बी को देते हैं। समझते चलिएगा, जब तक हमारे पास रेशियो नहीं होगा हम धनराशि को भाग नहीं कर सकते, हम धनराशि दो भागों में बांट नहीं सकते। और क्वेश्चन यही पूछा है, 8% वार्षिक दर पर दी गई राशि कितनी है। पहली राशि को आपने 8% वार्षिक पर दी है और दूसरी राशि को आपने 10% वार्षिक पर दी। मतलब आपने ए को उधार दिया तो वहां से 8% वार्षिक पे दिया, फिर आपने बी को उधार दिया उसको 10% वार्षिक पर दिया, तो दोनों की धनराशि अलग अलग बताओ कि क्या क्या धनराशि उधार दी गई है। तो बाबू जब भी धनराशि बताना होगा तो सबसे पहले रेशियो बनाना होगा, जब तक रेशियो नहीं आएगा तब तक हम धनराशि को भाग नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। ठीक, अब समझिएगा भैया, सबसे पहले एक बात को समझिएगा, एक ए है और एक बी है। ए को 8% पर दिया गया है और बी को 10% पर दिया गया। रेशियो तो बन जाएगा, लेकिन जब तक बीच वाली वैल्यू नहीं होगी तब तक रेशियो नहीं आएगा। मीन्स पहली धनराशि को आपने 8% पे दिया, दूसरी धनराशि को 10% पे दिया, बीच में टोटल आता है तो यहाँ पे कुल ब्याज आना चाहिए। कुल ब्याज किस में आएगा, जब ऊपर वाला प्रतिशत में दूसरा प्रतिशत में, तो कुल ब्याज भी प्रतिशत में होना चाहिए। बीच में टोटल ब्याज आएगा। अब आइएगा यहाँ पे, 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतने रुपए मिलता है। अब समझिएगा, 2 वर्ष में अगर आपको ब्याज मिलता है 3008 रुपया, तो 1 वर्ष में बाबू कितना रुपया मिलेगा बताइए जरा से, 1504 रुपया मिलेगा। और बाबू हमें हमेशा बताता हूं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है बेटा, समान रहता है। अगर पहले वर्ष 1504 रुपए ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष भी 1504 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 1504 मिलेगा, चौथे वर्ष भी 1504 मिलेगा, पांचवें वर्ष भी 1504 मिलेगा, जीवन भर 1504 ही ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। ठीक, अब समझिएगा, अब इस ब्याज को हमें परसेंट में चेंज करना है। प्रतिशत ब्याज हमें निकालना है, मतलब R% निकालना है, दर प्रतिशत निकालना है, ब्याज प्रतिशत निकालना है। तो ब्याज प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 बटे में टोटल अमाउंट, बटे में कितना, टोटल अमाउंट। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा ये, और ये कटेगा 4 चौको 16, एक हासिल जाएगा 4 3 12, ये कटेगा 4 3 12, कितना बचा 3, 4 7 28, 4 6 24। तो R% बराबर आ गया 376 बटे में 43। इसको काटना नहीं। अब ये टोटल हमारा आ गया, टोटल कितना आ गया बाबू, 376 बटे 43। आप समझिएगा, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे। अब भैया घटाने के लिए जब बटे में है तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा, तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन आसान करो। इसमें 43 से गुणा करो तो इसमें भी 43 से गुणा कर देना, तो इसमें भी 43 से गुणा कर देना। तो इसका गुणा करोगे 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 8 चौको 32, 2 44, 344। इसमें जब 10 से गुणा करोगे 430, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब समझिएगा बाबू, जब 430 से 376 को घटाओगे, इससे इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 54। कितना, 376 से 430 को 430 से 376 को घटाओ 430 से, तो एक हासिल लोगे 10, 10 से 6 जाएगा, कितना आएगा 4, एक हासिल गया यहाँ पे 2 बचा, एक हासिल लोगे 12 से 7 जाएगा कितना 5, एक हासिल गया 3 से 3। अब 376 से 344 को घटा देना, 6 से 4 जाएगा कितना बाबू 2, 7 से 4 जाएगा कितना 3, इसके अलावा कुछ और कटेगा नहीं। अब इसको काट दो, ये बनेगा 27 और ये बनेगा 16। अब आपका रेशियो बन गया 27:16। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। इस समय सीजीएल 2022 ने कैलकुलेटिव प्रश्न पूछा है और पैटर्न में बदलाव किया है, तो मतलब कुछ और नया होने वाला है, इसलिए बिल्कुल मन लगा के एक एक पॉइंट को समझते चलो। यहाँ से आपने रेशियो बना लिया। अब धनराशि को बांटना आसान हो गया। अब हमारे पास धनराशि कितनी, 17,200 रुपया।
किस पे वाली? 8%। जो 8% वाला होगा उसका रेशियो उसके नीचे वाला, जिसकी वैल्यू निकालनी उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 7 6 13 का 3 हाथ से लगेगा 1 2 1 3 1 4, ये इससे कटेगा 4 बार में, और 27 चौको 98, मतलब 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है? 9800 रुपये है। बताओ भैया कोई डाउट है? जब तक आप टोटल ब्याज दर नहीं निकालोगे आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। जब टोटल ब्याज दर आएगी तभी आपका रेशियो बनेगा। जब तक टोटल वाली वैल्यू आप नहीं निकाल के लाओगे तब तक रेशियो नहीं बनेगा, और जब तक रेशियो नहीं बनेगा आप धनराशि को बांट नहीं सकते हो। समझ गए बेटा? आगे बढ़ाया जाए। बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आज हमारे साथ जुड़ चुका है और बेहतरीन छात्रों का साथ हमारे साथ है। तो उम्मीद करते हैं 2022 का सीजीएल हमारे साथ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। मेरी पूरी उम्मीद और पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगा रहूँगा। आप भी पूरी मेहनत, पूरी आशा, पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ लगे रहो। सिलेक्शन कराना मेरा दायित्व है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। धीरे धीरे समस्याएं समाप्त करने का समय आ रहा है। आपका साथ ऐसे ही बना रहा तो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। अब एक बेहतरीन प्रश्न आपके साथ जुड़ चुका है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप समझिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा कि कैसे लगाया जाएगा। पहले आपको बताना है फिर मुझे बताना है, ठीक है? जल्दी से बताइएगा भैया इसमें क्या क्या किया जाए, क्या क्या वैल्यू निकाला जाए। हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालना है। हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालना है। बताइए भैया क्या बताया जाए, बताइए जल्दी से। अब आपने एक फार्मूला कुछ क्यूब वाला पढ़ा कभी? आपने एक चीज़ कभी पढ़ा होगा ये वाला। इसके आगे आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। उस फार्मूले को आप बताइएगा जल्दी से कि वो फार्मूला क्या होगा। बताइए जल्दी से। नहीं पता? बिना फार्मूले से लगा नहीं पाओगे। बिना फार्मूले के आप इस प्रश्न को लगा नहीं पाओगे। चलिए अच्छा फार्मूला लिखिएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। रुकिए थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। अब एक बात, इस फार्मूले को आपने जब लिखा, अच्छा थोड़ा और बढ़ा दें, लो और बढ़ा दिया। अब बताओ, बिल्कुल बढ़ा दिया। अब ठीक है। हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला लिखा। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब समझिएगा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की। मतलब हमें x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम वाई क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम जेड क्यूब लिख सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये लिखा है माइनस का 3xyz। जहाँ पे ए बी सी है वहाँ सब जगह आप xyz बना दो। देखो यही फार्मूला बन जाएगा कि नहीं? यही फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद आप देखना, आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट को ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है? अब ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बन गया। अब समझिएगा, आप देखिए आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू -12 दी गई तो -3 गुणे -12 कर दो। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है। सुनते जाइएगा। आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखिए दी गई 2, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, ठीक? ये ब्रैकेट लगाइएगा। आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू दी गई? नहीं दी गई। इसकी वैल्यू दी गई ना, माइनस लगाइएगा और माइनस का 11 इसकी वैल्यू दी गई। आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे? भैया बिल्कुल मिलेगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में अच्छा ये हमने लिख दिया ए में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये एक फार्मूला और आप लिखिएगा, ठीक है, ये एक फार्मूला और लिखिएगा। अब समझिएगा, यहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 दी गई, 2 का स्क्वायर 4, हमें इसकी वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू माइनस 11। माइनस 11 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 22 होगा, माइनस का 22 इधर आएगा, जुड़ जाएगा तो 26 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से हमने ये वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिएगा 26, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 36 बराबर में 2 गुणे। अब ये माइनस का जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस का जब इसमें गुणा करोगे तो 11 एक नंग 11 प्लस का और 26 जुड़ेगा 37, 37 दूना 2 7 14 4 80 लगाए 2 3 6 1 7, 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा आपका 38। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 38, देखो है ऑप्शन में। तो ये 2-3 फार्मूले जो हमने लिखे हैं, ये सारे फार्मूले आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, फार्मूले से ही सॉल्व करना होगा ऐसे प्रश्नों को। सबसे पहले आप इस वाले फार्मूले को लिखो, ठीक है, यहाँ से आप जो जो वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को पुट करना, फिर उसके बाद इस वाले फार्मूले को लिखो, ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। सीजीएल 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, बताइए, चलें फिर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही प्रश्न है, आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है, ए बी सी माइनस 3 का मान पूछा है, ए बी सी माइनस 3 का मान पूछा है। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ सभी लोग कमेंट करके, क्या पढ़ा बराबर में? आपने पढ़ा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप समझो आपको क्या क्या वैल्यू दी गई, आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई 6 रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई 32, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं दी गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सी क्यूब की वैल्यू दी गई 189, माइनस ए बी सी की वैल्यू निकालना है, माइनस का 3abc बराबर, हम इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, कहाँ से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब करते हो तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। a का दिया है 6, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया 6, 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 32 प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक। यहां से जब 32 से 36 घटाओगे 4 बराबर में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये बनेगा, ये काटोगे 2 दूनी 4, तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। 32 से 2 घटाओगे 30 और 30 में 6 को गुणा कर दो 180, और ये माइनस का उधर आ जाएगा 189, ये माइनस का 3abc, तो माइनस का 3abc बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 का 9 कट जाएगा, abc का मान आ गया प्यारे बच्चों 3, और आपको बताना क्या abc माइनस 3 का मान बताना है, abc का मान 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। देखिए कैलकुलेटिव प्रश्न है क्योंकि 2 फार्मूले एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं और सीजीएल 2022 में आ रहे हैं, मतलब सीजीएल 2023 के पेपर में आएंगे जो होने वाला है दिसंबर में 100% आएंगे।
कोई भी पेपर बाकी नहीं छोड़ूंगा जिसमें हमारे क्वेश्चंस इस बार पेपर में ना आए। मैथ और रीजनिंग में आग लगा के मानूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप बस इसी तरह 22 के पेपर पे ध्यान देते चलो और पढ़ते चलो, ठीक है। 22 में जितना प्रश्न पूछा गया अगर हमने सबको सॉल्व कर डाला तो मैं देखता हूं कि CGL 2023 में जो पेपर कराने जा रहा है मेरा कैसे नहीं निकलेगा। गारंटी के साथ निकलेगा। बस मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें रेगुलर 2022 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। चलो आगे बढ़ाओ, जल्दी से पढ़ो। मैं थोड़ा सा पानी लेता हूं, तब तक आप पढ़िए इसको। कहाँ आया प्रश्न UPSI 2022 के पेपर में आया। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न की खूबसूरती, आहा ये कहाँ चला गया यार, ओहो तो गायब हो गया कहीं। चलो अगर वो गायब हो गया तो दूसरा लेते हैं, अभी उसको बाद में लेते हैं फिर से। आइए ये अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा 04262626 का भिन्न ज्ञात कीजिए। वो प्रश्न बहुत अच्छा था, मुझे बताना था यार। चलो अभी देखते हैं वो कहाँ पे गया। पता नहीं अचानक क्यों गायब हो गया। मन नहीं था क्या उसका आज कि आज हमें सब ये सॉल्व करें। आज हमें लगता है उसका मन नहीं था बिल्कुल कि मैं उसको सॉल्व करूं। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन शायद मैं बता चुका हूं क्या, एक बार आपको नहीं बताया हूं, बता चुका हूं। कह रहा है ये जो क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे पॉइंट पहली बार छोड़ दिया गया, ठीक। ये है .04262626 डैश 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 का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। भैया ये आता है रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होती है 262626 यही रिपीट हो रही ना, मतलब ये 26 से आगे बढ़ती ही चली गई। जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होती है सबसे पहले हम उस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं, उस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं और उसके रिपीटिशन को, उसके कंटिन्यूटी को रोक देते हैं। पहली बात, जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होती है उस संख्या के ऊपर हम बार का चिन्ह लगाते हैं, बार का चिन्ह लगा के हम उसकी कंटिन्यूटी को रोक देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब समझिएगा, अब इसको सॉल्व करना है ना, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा हम उतनी बार 9 लिखेंगे। ये नियम है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा होगा हम नीचे उतनी बार 9 लिखेंगे, ठीक। 2 संख्याओं के ऊपर बार तो 2 बार 9। फिर जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा हम उतनी बार 0 0 लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर जी ऑप्शन में तो ये आंसर है नहीं, अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये 0 यहाँ नहीं रहा होगा, ठीक। इसको काट ही दो, ये 0 नहीं रहा होगा, ये इतना ही रहा होगा, ठीक ठीक। अब 1 0 खत्म कर दो, फिर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सब इंसान ही हैं, कोई भगवान नहीं कि कोई गलती नहीं होगी, ठीक। तो जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उसके लिए 9 लेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0 लिखेंगे। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा। ये नियम है क्या, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतनी बार नीचे 9 लगाएंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतनी बार नीचे 0 लिखेंगे। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा, ठीक। चलो आओ, क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब इसमें ज़बरदस्त कैलकुलेशन होने वाला है आज। चलो और देखते हैं। कह रहा ए एक कार्य को 94 दिनों में पूरा करता है और बी एक काम को 141 दिनों में पूरा करता है और सी एक काम को 188 दिनों में पूरा करता है। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना जाएगा प्यारे बच्चों, ये बता दो बस। इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम कितना आएगा जल्दी से। अब देखिए ए है 94, बी है ए है 94, बी कितना है, बी किसी से कटेगा 141, 3 चौको 12, 3 सते 21, अच्छा 47 गुणे 3 है। चलो बन गया एलसीएम, ये 47 गुणे 2 है पहला वाला
और नीचे वाला है 47 गुणे 4। समझ गए? देखो बन गया एलसीएम। देखो कितना आसान था। पहला वाला जो लिखा है 47 दूना 94, 47 गुणे 2। दूसरा वाला जो लिखा है 47 गुणे 3। तीसरा वाला लिखा है 47 गुणे 4। अब समझिएगा, इस 47 गुणे 4 को आप लिख दो 2 गुणे 2। एलसीएम लेना है हमें, ठीक। तो एलसीएम में सबसे पहले जो सब में कॉमन हो उसको लेते हैं 47। फिर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको ले लेंगे। फिर जो कॉमन नहीं होते उनको भी ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन होता है उनको लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी ले लेते हैं। अब ये एलसीएम आ गया। अब समझिएगा, अब जब 94 से इसको भाग करोगे तो यहाँ पे बचेगा 6, और जब 141 से इसको भाग करोगे तो यहाँ पे बचेगा 4, जब 188 से इसको भाग करोगे तो यहाँ पे बचेगा 3। समझ गए? देखो कितनी आसानी से हमने भाग कैसे दे दिया। 94 से जब इसको भाग करोगे तो 47 दूना 94, 94 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 6। जब 141 से इसको भाग करोगे तो 3 गुणे 47 क्या होता है 141, तो क्या बचेगा 2 दूनी 4। जब 188 से इसको भाग करोगे तो 47 गुणे 2 कितना होता है 188, तो बचेगा कितना 3। अब आप भाग दे के देख लेना, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है तुम्हारे लिए। अब ये टोटल जो है ये हमारा वर्क है। जो टोटल वर्क होता है उसी को हम टोटल मनी कहते हैं। हमें इसे खर्च करना है। अब इसको गुणा करके लिख लिया जाए कि क्या होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 47 गुणे 12, 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगेगा 8, 12 चौको 48, 8 56, 564 हमारा टोटल मनी है। मतलब हमें ये रुपए खर्च करना है। अब ये सबकी कैपेसिटी आ गई, एबीसी की कैपेसिटी आ गई। अब किस तरह खर्च करना है। पहले दिन ए अकेले कार्य किया, मतलब अब देखिएगा ये बात आपको मैं 10 बार बता चुका हूं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। खर्च और दिन, पहले दिन ए आता है। ए एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है 6, कितने दिन में 1 दिन में। इसके बाद कौन आता है, दूसरे दिन बी और सी आते हैं। अब दूसरे दिन बी और सी आते हैं, बी और सी मिलके कितने रुपए खर्च करेंगे 7 रुपए, कितने दिन में 1 दिन में। तीसरे दिन कौन आता है ए और सी, तीसरे दिन आता है ए और सी, ए और सी एक दिन में कितने रुपए 9 रुपए 1 दिन में। अब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि वे इस चक्र को दोहराते रहते हैं तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। मतलब ये जो टोटल रुपए हैं ये कितने दिनों में खर्च हो जाएंगे अगर यही लोग लगातार इसी तरह रुपए खर्च करते रहें। तो अब ये 3 दिन में कितने रुपए खर्च कर दिए 9 6 15, 15 7 22 रुपए खर्च कर दिए। अब गुणा कर दिया जाए इसमें। अब ऐसी संख्या से गुणा करो यहाँ पे और उसी संख्या से गुणा करो यहाँ पे कि हम इसके पास पहुँच जाएं। अब 22 का स्क्वायर होता है 484। आगे आप देखो गुणा करके कि 22 में ऐसी किस संख्या का गुणा किया जाए कि हम उसके पास पहुँच जाएं। जल्दी से बताओ, जल्दी सभी लोग बताइएगा 22 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि हम उस संख्या के पास पहुँच जाएं। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। नहीं बता पाए। 22 गुणे 25 कर दिया जाए। चलो देखते हैं 22 गुणे 25 करके। इसमें 25 का गुणा करो, 22 में 25 का गुणा करो। 25 दूना 50 का 0 हासिल लगेगा 5, 25 दूना 50 550। तो इसमें भी 25 से गुणा कर दो, 25 तिया 75, मतलब 75 दिन में 550 रुपए खर्च हो गए। क्वेश्चन बहुत कठिन है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब 75 दिन में आपने 550 रुपए खर्च कर दिए। आपको कितना खर्च करना 564 रुपए खर्च करना है। अब समझिएगा आगे 564 रुपए खर्च करना है। क्या हुआ, एक दिन और खर्च करा सकते थे, 26 से करा सकते थे, 26 दूना 52 और 26 नहीं करा सकते बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा अगले एक दिन में ये आएगा 6 रुपए खर्च कर देगा, 556 रुपए खर्च हो गए। अगले एक दिन में ये आएगा और 7 रुपए खर्च कर देगा। टोटल कितने रुपए खर्च हो गए 7 6 13 का 3 हासिल लगेगा 1 5 1 6, 563 रुपए खर्च हो गए 77 दिन में। अब हमारे पास छोटा करो और छोटा करो,
77 दिन में आपने 563 रुपये खर्च कर दिए, आपको खर्च कितना करना है 564। अब 1 रुपया बचा, वो खर्च करने कौन आएगा, ए प्लस सी। ए प्लस सी एक दिन में 9 रुपये खर्च करते हैं, तो 1 रुपया खर्च करने में 1/9 समय लेंगे, 77 सही 1/9 आएगा। भैया जिनको वर्क एंड टाइम नहीं आता है वो इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है। मेरा खुद सर दर्द करने लगा समझाते समझाते और कैलकुलेशन करते करते। तो ऐसे प्रश्न यूपीएसआई ने 2022 के पेपर में खूब पूछे हैं, मतलब मन भर के खूब कैलकुलेशन पूछा है यूपीएसआई ने, खूब मन भर के कैलकुलेशन पूछा है। ऐसे कैलकुलेशन को करने के लिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, प्लस वर्क एंड टाइम पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वर्क एंड टाइम आसान चैप्टर नहीं है। अगर यूपीएसआई ऐसे क्वेश्चन पूछा तो सीजीएल 2022 भरमार करेगा ऐसे प्रश्नों की, मेरी गारंटी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। दिया गया 8A5146B 88 से विभाज्य है। समझिएगा आप, अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य, तो आज तक आपने 88 का रूल पढ़ा है क्या? कभी नहीं पढ़ा। अगर 88 का नियम नहीं पढ़ा तो नियम कौन सा लगाओगे भैया? आपके पास एक रूल होगा 11×8=88। आप इसका फैक्टर कर दो, 11×8=88। बात को समझते जाइएगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर ये संख्या 88 से विभाजित है तो ये 11 से विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो, 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्या। अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो उसकी अंतिम 3 संख्या 8 से जरूर विभाजित होंगी। चलो फिर b का मान निकालो यहाँ से, 8 5 40, कितना बचेगा 6। b के जगह 4 रख दिया जाए, 8 8 64, तो b का मान आपने कितना निकाल लिया बाबू? 4 निकाल लिया। b की वैल्यू आपको 4 मिल गई। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगा। दूसरी चीज, अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो उसका जो अंतिम 3 अंक होगा वो 8 से विभाजित होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे लगाएंगे 11 का नियम। जब 11 का नियम लगाएंगे तो इस वाले a की वैल्यू निकालेंगे। 11 का नियम होता है अल्टरनेट ऑर्डर में, एकांतर क्रम में संख्याओं का योग। एकांतर क्रम में 8 + 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे एक छूट गई ना, 8 + 5 + 4 + 4। ठीक, एकांतर क्रम में संख्याओं का योग करो। पहले एकांतर क्रम में करना है a + 1 + 6, a + 1 + 6। फिर इसका अंतर ले लेते हैं, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 - a - 16, ये बराबर में होता है। ठीक है, इनका अंतर नहीं ठीक है, अंतर ले लो सीधे। ठीक है, 21 से 16 घटाओगे कितना आएगा? 5 माइनस का a। अब यहाँ पे जो 16 घटाए तो ये प्लस का 5 आ गया। ठीक, अब आपको एक बात बताते हैं, कैलकुलेशन समझिएगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पे 21 - a - 16, 21 से 16 घटाओगे तो प्लस का 5 आएगा, ये माइनस का a। अब इस वैल्यू को या तो 0 बना दो या तो 11 बना दो, ये नियम है भैया, ये नियम है, आप बात को समझिएगा। या तो इसको आप 0 बना दो या तो आप इसको 11 बना दो। अब समझिएगा क्या कह रहा है। हमने क्या कहा, या तो इसको 11 बना दो, इसको या तो 0 बना दो। तो अब आप बात समझना, हमने कहा कि इस वैल्यू को या तो आप 0 बना दो या तो 11 बना दो, ये 11 का नियम है। अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो उसके एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो अगर a की जगह पे 5 रख दो तो माइनस का 5 और प्लस का 5 क्या बन जाएगा? 0। तो आपने a की जगह कितना रख दिया है? 5। आपसे b - a का मान पूछा है तो b 4 a - का 1 आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन में, ये देखिए भैया। इसमें मतलब ये सब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए पेपर में दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न 2-4 जरूर डाले जाते हैं कि कैलकुलेशन कठिन होना ही चाहिए, लड़का परेशान हो पेपर में। बस पेपर का एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान किया जाए। चलिए आगे बढ़िएगा। तो इस प्रश्न का जवाब अब आप दीजिएगा, वही 11 और 8 का नियम लगाना है। ठीक है, 11 और 8 का नियम आपको लगा के इसको कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
88 है। 11 8 का नियम बताओ, b का मान बताना है। इस b की वैल्यू बताना है, b की वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो फटाफट। अच्छा क्या कह रहे हो, b की पावर a की वैल्यू बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। b की पावर a का मान बताना है, समझ गए, b की पावर a। अच्छा इतने बड़े बड़े ऑप्शन थे, मैं भी डर गया था कि यार इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है और आंसर इतना छोटा सा पूछा हुआ यार, b का वैल्यू तो ऐसे ही निकल आएगी। b की पावर a की वैल्यू बताना है। अब देखो हम ऐसे ही बता देते, जब ये 46b है तो आप जब इसको डिवाइड करोगे 8 5 40, कितना बचेगा 6, तो b की जगह कितना रखोगे 4, तो भी तो ये 8 28 64 कटेगा, और b की जगह आपने रखा कितना 4, और b की पावर जब 4 का क्यूब करोगे तभी तो वो क्यूब पहुंचेगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको आप फैक्टर कर दो 11 गुणे 8 में, 8 का नियम लगाओ और b का मान निकाल लो, क्योंकि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो b का मान निकल के आया 4, b का मान कितना निकल के आया 4, और यहाँ पे क्या है b की पावर a, तो 4 का क्यूब कर दो 64, और कोई तो 4 के आंसर में आएगा नहीं, तो आंसर ऐसे ही आ गया। अब आप निकाल के देखिएगा a का मान क्या आएगा। ये तो मतलब ये तो माइंड का गेम है, माइंड आपका काम किया, आप तुरंत आंसर दे दोगे, माइंड नहीं काम करेगा, नहीं दे पाओगे। ये तो माइंड का ही खेल है। चलो आगे आओ, आइए। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, कह रहा 3 संख्याएं ये हैं, हमने कहा एक 3x है, दूसरी 8x है, तीसरी 15x है, ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है। और उनका लघुत्तम समापवर्तय 8280 है, 8280 है। अब समझिएगा, अगर आपको लासा निकालना है, हमने कहा इन संख्याओं का लासा निकालो, इन संख्याओं का लासा निकालो, तो ये वाली तो 3x ही होगी, ये वाली 8x होगी, ये वाली 3 गुणे 5x होगी, 3 25 15x। हमने कहा इन संख्याओं का सबसे पहले लासा निकालो, तो लासा क्या होता है, लासा एलसीएम सबसे पहले जो दोनों में कॉमन हो उसको ले लेते हैं, 3x फिर 8x फिर 5x। लासा यही तो होता है, सभी संख्याओं का गुणा ही लासा होता है, सभी संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, लासा होता है। हमने इन संख्याओं का कहा लासा निकालो, तो 15 का फैक्टर कर दिया 3 गुणे 5 में, सबसे पहले जो कॉमन हो उसको लेते हैं, फिर जो कॉमन ना हो उन सबको ले लेते हैं, ये लासा हो गया। और मासा क्या होता है, मासा क्या होता है, मासा एचसीएफ क्या होता है, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, कॉमन कौन है इन सब में, x, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो उसी को मासा कहते हैं। और हमसे उनका मासा पूछा है, मतलब x पूछा है, तो सभी संख्याओं का गुणा, अगर x इसमें से कॉमन ले लो तो 3 गुणे 8 गुणे 5, सभी संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, लासा होता है, सभी संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, लासा होता है। तो ये हो गया, ये कटेगा 5 से 15, इसको काटो, अच्छा चलो काट देते हैं, 8 से काटो सीधे, ये 8 का नम 8 0, 8 3 24, 8 5 40, 5 से काटो, 5 दूनी 10 0, 5 7 35, 3 से काटो, 3 6 18, 2 3 9 27, x का मान कितना आ गया 29। आपसे मासा पूछा था, मासा क्या हुआ 69, सॉरी ठीक 69 आ गया आंसर। बस ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये कल की क्लास में हमने आपको लगाने के लिए दिया था, लेकिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया, मुझे लगाया कि आपको नहीं आया। हमने बताया कि संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, लासा। पहले हमने इन संख्याओं का लासा निकाल लिया, संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, लासा। उसने मासा पूछा था, तो जो संख्याओं में कॉमन हो वो होता है मासा, तो सब में x कॉमन था, यही मासा है। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, संख्याओं को गुणा करके लासा लिख दिया, x की वैल्यू निकाल लिया। चलो आइए, ये क्वेश्चन अब आप लगाना, एक वर्क एंड टाइम का, यहाँ से कल से शुरुआत करेंगे। आज वैसे भी मेरा मन नहीं था, फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, आज 7-8 पढ़ाया होगा। एक क्वेश्चन आप लगाना, कल से यहाँ से शुरुआत तो होगी, कल से और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ जुड़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा वर्क में बिजी था, इसलिए क्लास आने की संभावनाएं कम थी, फिर भी मैंने सोचा आपका कुछ ही मैं पढ़ा दूँ, 4-5 क्वेश्चन ही पढ़ा दूँ, तो 4-5-6 पढ़ा दिया गया है, कल ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाना, बढ़िया प्रश्न है, और यहाँ से कल से शुरुआत तो होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।